आज है क्लास 6 चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें पढ़ेंगे हम कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण व्यवस्था, जनपद, महाजनपद, टैक्स यानी कि कर, कृषि में परिवर्तन, मगध और वज्जी। फिर हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ये उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था है। इसमें 4 पार्ट होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ये क्या थे? ये यज्ञ और अनुष्ठान कर सकते थे और शिक्षा करते थे। ये क्षत्रियों का क्या काम था? ये युद्ध करना, रक्षा सुरक्षा करना, ये इनका काम था। वैश्यों का काम था, व्यापारी वर्ग के थे। पशुपालन और कृषक भी वैश्य में आते थे। और शूद्र क्या थे? शूद्र अन्य तीन वर्गों की सेवा करते थे। ये शूद्र, इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं था। इनको अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। और इसमें वर्ण व्यवस्था में औरतों को भी शूद्र के समान माना गया है। इन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में औरतों को भी शूद्र माना गया है और इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। अब है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? यहाँ ये देखिए, यह एक अनोखा आयोजन था। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने रोक दिया तो उसे अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली होता था। आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान हुआ करता था। उसे राजसिंहासन या बाघ की खाल पर एक विशेष स्थान पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का एक सारथी उसका सहचर होता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ठीक है। अब है जनपद क्या होता है। जनपद का मतलब जन प्लस जन, यानी लोग और लोगों के बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई खुदाइयाँ की हैं, जैसे दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का मेरठ, हस्तिनापुर, एटा, अतरंजी खेड़ा। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, फसल ये सब उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ विशेष बर्तन जिन्हें हम क्या कहते हैं? चित्रित दूसर पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाने जाते हैं। बर्तन मिले थे, यहाँ आ रहे होंगे। ठीक। अब महाजनपद क्या होता है? महाजनपद होते हैं 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, फिर उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए, उसमें उन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपदों की राजधानी होती थी। देखेंगे कर यानी टैक्स क्या होता है। महाजनपदों के राजा विशाल किलों के लिए बड़ी सेना रखते थे। ये अपने किलों के लिए बड़ी सेना रखते थे और इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती। जब बड़ी सेना है तो प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होगी। अब राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर लोगों से कर टैक्स वसूलते थे। जब जब ये किला इनका बहुत बड़ा था तो इनके लिए सेना भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, और सेना बड़ी है तो उनके लिए संसाधन भी आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ? राजा अब पहले उपहारों से काम चला लेते थे, लेकिन अब उपहारों पर निर्भर ना रहकर लोगों से टैक्स वसूलते थे। ठीक है। लोगों से टैक्स वसूलते थे। क्या वसूलते थे? ये फसल का 1/6वां हिस्सा वसूलते थे, और जो श्रमिक होते हैं उनको माह में 1 दिन का श्रम वसूलते थे। व्यापारियों के कर सामान खरीदने में बेचने पर कर लगाते थे, वो वसूलते थे। और पशुपालक से जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर वसूलते थे। अब है मगध प्रारंभिक जनपदों में महत्वपूर्ण क्यों था। मगध महत्वपूर्ण क्यों था? मगध इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मगध से
गंगा और सोन नदी बहती थी। गंगा सोन नदी नदी के पास था मगध। जल वितरण यानी नदियां हैं तो जल वितरण होगा ही। जमीन उपजाऊ थी क्योंकि बगल में के निकट में नदी थी, इसलिए जमीन उपजाऊ थी। यातायात अच्छा था। लौह अयस्क खान थी जिनसे औजार और हथियार बनते थे। और वन संसाधन था, वन संसाधन से लकड़ियाँ मिलती थी, लकड़ियों से घर भी बनते थे अच्छे अच्छे। देखिए मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें सेना के उपयोग में लाते थे। जंगलों से हाथियों को पकड़कर सेना के उपयोग में लाते थे। मगध ये दिख रहा होगा मैप में, इसमें मगध को देखना। अब है मगध में दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु। कौन? ये बिंबिसार और अजातशत्रु। और इनके साथ साथ एक महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, अब ये 2300 साल पहले मेसिडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी प्रारंभ में तो राजगृह थी, और लेकिन बाद में क्या बन गई? पाटलिपुत्र, जो हम अभी इसको पटना कहते हैं। ठीक है, अब है वज्जी। वज्जी में क्या होता था? मगध की नज़दीक ही वज्जी राज्य था। आप देख सकते होंगे मगध के नज़दीक ही क्या है? वज्जी राज्य है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़िया संघ कहा जाता है। गढ़ का मतलब कई सदस्यों वाला समूह, संघ यानी संगठन, सदस्यों का संगठन। यह लगभग 15 साल तक चला था, फिर उसके बाद इसकी शासन व्यवस्था भंग हो गई। शासन व्यवस्था इसमें कैसे थे? वज्जी में कई राजा होते थे और सब लोग शासक कहलाते थे। वैसे तो सब में एक राजा होता है, लेकिन वज्जी में कई राजा थे और सबके सब शासक कहलाते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। इसका वर्णन कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से। ये क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यात दिए गए हैं, बुद्ध के बहुत भी व्याख्यात दिए गए हैं। इन्हें करीब 300 साल पहले लिखा गया था। ठीक, अब यह बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़िया संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। और वज्जी पर किसने विजय की? गुप्त शासकों ने वज्जी पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब देखेंगे हम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वेद में हुआ। कर व्यवस्था बोलते हैं इसे। कर व्यवस्था जो टेक्स्ट था उसका उदय ऋग्वेद में हुआ तथा उत्तर वैदिक काल में ये जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम में बदल दी गई। इसका उदय ऋग्वेद में हुआ और वैदिक काल में ये कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था में बदल दी गई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शूद्र माना जाता था, ये पीछे ही पड़ा था। उत्तर वैदिक काल में शिल्पकार को भी अन्य के साथ शूद्र माना गया, ये याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में शिल्पकारों को भी शूद्र माना गया है। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया क्योंकि राजा अपने आप को सबसे विद्वान मानते थे। ये कहते थे कि ये ब्राह्मणों से ज़्यादा ज्ञानी तो हमें, इसलिए इनकी व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्र यानी वर्णो धातु से हुई है जिसका अर्थ है चुनना या वर्णन करना। अब देखिए अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वस्कर। नई शासक आए 3000 साल पहले, महाजनपद बने 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण और दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले हुआ था। ठीक, और गढ़िया संघ का अंत 1500 साल पहले हुआ है। संभवतः वर्ण से तात्पर्य वृत्ति या किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से था। तो वर्ण से तात्पर्य था कि वृत्ति या किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से था। समाजशास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ वर्ग से है जो अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध है।
ठीक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित दैवी सिद्धांत के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित दैवी सिद्धांत के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन से? मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। जनपद कौन से थे? जनपद थे गांधार, तक्षशिला। तक्षशिला को हम एक ताम्र पाषाणिक स्थल भी कहते हैं और इसे शिक्षा केंद्र भी कहते हैं। कुरु, पांचांग, हस्तिनापुर और भी हैं। हाँ, ठीक है। वैदिक काल की पहचान क्या थी? इसमें चित्रित धूसर पात्र जो बर्तन मिले थे, चित्रित धूसर पात्र ये कम मिले थे। चित्रित धूसर पात्र कम मिले थे। सबसे ज़्यादा लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे वैदिक काल में। अब महाजनपद था वज्जी, मगध, मसाली, अवंती, कौशाली और भी थे। वैदिक काल यानी महाजनपद काल की राजनीतिक दशा कैसी थी? इसमें राजा आ गया था, ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासनिक स्टार्ट हो गया था, सेना भी आ गई थी। 6 BC में क्या हुआ था? 6 BC अब नियमित सेना रखना शुरू हो गया था। 6 BC में क्वेश्चन आता है कि नियमित सेना रखना कब से शुरू हुआ? तो 6 BC से शुरू हुआ। अब इनको वेतन दिया जाने लगा और आहत सिक्कों के रूप में वेतन मिलता था। किसी का आहत सिक्के ऊपर जो दिख रहे हैं आहत सिक्के, इन्हें कहते हैं पंचमान्य। जो ठप्पे से चोट मारकर जो सिक्के बनाए गए हैं उन्हें कहते हैं हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है। कृषि में परिवर्तन कैसे आया? कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? पहले तो हल के फाल होते हैं, लकड़ी के हल होते थे, अब फिर लोहे के होने लगे। जैसे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इस पहले छोटे में धान बोते थे, फिर उनको बड़े कर देते थे। बस अब मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के अपने नोट्स बना लो।